स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं 2025 का यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर है इस साल वो होने वाला है 25 मई को। और ज़्यादातर लोगों का ये मानना होता है कि यूपीएससी के तीनों स्टेजेस में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू जो सबसे टफेस्ट लगता है वो है आपका प्रीलिम्स वाला स्टेज। इसका सबसे बड़ा कारण है कंपटीशन। 10-12 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट्स एक्चुअल में फॉर्म भरते हैं, लेकिन रियलिटी में यहाँ पर 5 से 6 लाख जो एस्पिरेंट्स हैं वो प्रीलिम्स का पेपर देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हार्डली 10 से 12 हज़ार ही मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। मतलब अगर आपको मेंस का पेपर लिखना है तो प्रीलिम्स को क्रैक करना पड़ेगा। और प्रीलिम्स देखिए इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाएगा, क्या चीज़ें हो जाएंगी, वो तो देखिए एक्चुअल एग्जाम में जब आप बैठोगे तभी पता चलेगा। लेकिन अपने आप को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो वास्ट टॉपिक्स हैं उसको आपको देखना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि यहाँ पर पिछले 1-1.5 साल में ऐसे टॉपिक्स आपको चुनना रहता है, देखना होता है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो एक तरह से कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक रिपीट होता है, अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर स्टडी IQ ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, लक्ष्य इनिशिएटिव, जिसके तहत मैं यहां पर अंकित अग्रवाल आप सबके लिए लेकर आया हूं 100 बेस्ट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। मतलब मेरा यह है कि ये जो 100 टॉपिक्स अगर आप पढ़ोगे, ये पूरे वीडियोस अगर आप देखोगे, जो पूरा सीरीज है, तो कहीं ना कहीं आपके जो प्रीलिम्स क्रैक करने के चांसेस हैं वो हाई हो जाते हैं। और इसी की वजह से हम ये पूरे 100 टॉपिक्स 1 बाय 1 देखेंगे। पहले मेरा प्रयास ये था कि हर पार्ट में 10 क्वेश्चन लाया जाए, लेकिन मैंने यहाँ पर सोचा है आपको और अच्छे से स्टडी कराया जाए। इसकी वजह से हर पार्ट में यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन होंगे, 5 बेसिकली टॉपिक्स होंगे, और हर क्वेश्चन के बाद, हर टॉपिक के बाद आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। और मेरा कोशिश यहाँ पर यह रहेगा कि उन क्वेश्चंस के माध्यम से भी आप अपने आप को ज़्यादा प्रिपेयर कर पाओ। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होंगे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस पूरे वीडियो के अंदर यहां पर हर टॉपिक के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जो आंसर है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको जाना है और सिंपली ये टाइप करना है अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा अग्रवाल, कई लोग पूछते रहते हैं कि सर आपका टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा AGRAWAL, क्योंकि बहुत सारे फेक अकाउंट बन रखे हैं अलग अलग नाम से, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लगभग 63-64,000 के आसपास आपको यहाँ पर टोटल मेंबर्स मिल जाएंगे। तो ये पूरा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक और चीज बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2026-27 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा जो फाउंडेशन बैच है, एक ऐसा बैच जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, प्रतिज्ञा बैच। और सबसे खास बात यह है कि जब आप ये बैच लेते हो तो इसमें अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो पूरा का पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाता है। एक इंटरेस्टिंग चीज हमने इसमें यह भी किया है कि हर महीने यहां पर टेस्ट होता है, जिसमें टॉप रैंक लाने वाले को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड मिलता है, और हर महीने यहां पर यह दिया जा रहा है। फिर इसके साथ साथ आपको एक सिलेक्शन बॉक्स मिलता है जिसमें जितने भी बुक्स हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको दी जाती हैं। तो बहुत कम दाम पर आपको ले सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। ये पूरा बैच आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहां पर और कोई डिले नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इस साल काफी खबरों में था, वो था रेलवेज अमेंडमेंट बिल 2024। देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर मेंस के पर्सपेक्टिव से ये जो आपका है GS पेपर 3 इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज के अंदर आएगा। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि यहां पर जो रेलवेज बिल है वो आपका पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इस रेलवे अमेंडमेंट बिल का सबसे जो मेन मकसद है वो ये है कि जो हमारा कई वर्षों 100 साल से भी पुराना जो कानून है रेलवे बोर्ड एक्ट 1905, उसको यहां पर हटा दिया जाए। तो क्वेश्चन यहां पर सबसे पहले यही आता है कि जो रेलवेज अमेंडमेंट बिल 2024 लाया गया, इसका मेन मकसद क्या था। देखिए क्या है ना कि जब यहां पर रेलवे स्टैब्लिश किया गया था देश के अंदर, रेलवेज नेटवर्क लाया गया था ब्रिटिशर्स के समय, तो उस समय रेलवेज एक्चुअली पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर आता था, PWD के अंदर आता था। फिर यहां पर एक अलग कानून लाया गया 1890 में, दैट इज रेलवेज एक्ट 1890, ताकि इसकी फंक्शनिंग की जा सके। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे देश में कई सारे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, आपको याद होगा आज़ादी के पहले, तो उन्होंने भी अपना नेटवर्क जो है रेलवे का वो बिछाना स्टार्ट किया। और इसके लिए जरूरी हो गया कि पूरे देश में यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड चीजें हो सकें। इसी को देखते हुए फाइनली यहां पर रेलवे बोर्ड एक्ट लाया गया 1905, और इसको पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से अलग कर दिया गया। अभी करेंटली प्रॉब्लम क्या है कि रेलवेज जो है वो आपका रेगुलेट किया जाता है बाय रेलवेज एक्ट 1989, लेकिन
जो यहां पर एक्ट है ना आपका 1890 के बाद जो ये वाला एक्ट बना 1905 वाला, वो अभी भी मौजूद है। कहने का मतलब यह है कि 1905 वाला एक्ट भी अभी इस समय है और साथ ही साथ जो आज़ादी के बाद 1989 में जो एक्ट लाया गया था वो भी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है और रेगुलेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी और मॉडर्नाइजेशन को करने के लिए यहाँ पर जो रेलवे का नेटवर्क है उसको और मॉडर्नाइज किया जाए, गवर्नेंस को सिंप्लीफाई किया जाए, इसके लिए अमेंडमेंट बिल लाया गया है ताकि जो 1905 वाला एक्ट है उसको हटा दिया जाए और सिर्फ एक सिंगल कानून रहे रेलवे से रिलेटेड, दैट इज 1989 वाला कानून। साथ ही साथ जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई किया जाए। तो अगर मैं आपको की पॉइंट्स में बताऊं कि रेलवेज अमेंडमेंट बिल 2024 जो लाया गया है इसके अंदर सरकार क्या क्या करने वाली है, तो एक तो क्या है कि यहां पर जो रेलवे बोर्ड है उनको और ज्यादा पावर देगी। और पावर कौन दे सकेगा? ये जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर उनको पावर कन्फर कर सकती है। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो रेलवे बोर्ड के मेंबर्स होंगे उनका यहां पर क्वालिफिकेशन क्या होगा, मेंबरशिप क्या होगा, टर्म्स क्या होंगे, चेयरमैन क्या होगा, तो इसको लेकर भी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दी गई है। फिर इसके अलावा यहां पर जो सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड है वो बेसिकली पूरे रेलवे बोर्ड को यहां पर संभालेंगे और उनका जो पूरा टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होगा। तो अल्टीमेटली एक चीज इसमें आपको ध्यान में रखनी है वो यही है कि ये जो एक्ट लाया गया है, ये जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है, इसके तहत 1890 वाला हो, 1905 वाला, पहले के जो कानून है वो एक तरह से हटाए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं हिस्ट्री ऑफ रेलवेज के बारे में थोड़ा जानने के लिए कि कब से ये स्टार्ट हुआ, क्या हुआ था, पहली ट्रेन कौन थी, ये मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन अगर आप पॉज करके पढ़ना चाहो तो यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसका भी जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना तो वो आपको हमारे पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर दिख जाएगा। खैर, इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ध्यान में रखिएगा, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसके अंदर। वो बेसिकली उस समय गवर्नर जनरल थे जब पहली ट्रेन यहाँ पर चली थी, आपको पता होगा, बॉम्बे के बोरी बंदर से लेकर थाने के बीच में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, बाकी आप पढ़ना चाहो तो वो पढ़ सकते हो। करेंटली अगर मैं बात करूँ रेलवेज बोर्ड की तो इसका जो कॉम्पोजिशन है इसमें ये मेंबर्स होते हैं, राइट। खैर, जाने से पहले यहाँ पर मतलब ये टॉपिक एंड करने से पहले ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये आप देख सकते हो, यहाँ पर रेलवे बोर्ड से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं जब प्रीलिम्स के पेपर में आपको कोई एग्जाम में आ जाए बाई चांस रेलवे बोर्ड से रिलेटेड, क्योंकि ये न्यूज में चल रहा था, तो ये आपको हेल्प कर सकता है। तो ये 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। अगेन मैं रिपीट करूंगा, इसका जो आंसर है ये वीडियो खत्म होने के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। खैर, यहां पर नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और वो है कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट बेसिकली आपको हमारे जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज के अंदर ये सिलेबस में लिखा हुआ है। और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम कार्बन मार्केट के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, आपको पता ही होगा। इस साल जो यूएनएफसीसी का कॉप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, आपको पता ही होगा हर साल यहां पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको लेकर पूरा आपका मीटिंग होता है हर साल। इसको कहा जाता है कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये जो कॉप था वो था 29, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29। और ये कहां पर हुआ आपको पता होना चाहिए, मैपिंग वगैरह के माध्यम से भी। अजरबैजान का जो कैपिटल है बाकू, ये अगर आप देखोगे तो ये कैस्पियन सी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। तो अजरबैजान का जो मैप है वो ध्यान से रखिएगा, ऊपर रशिया भी है, यहाँ पर जॉर्जिया हो गया, उसके अलावा आपको पता ही होगा अर्मेनिया और अजरबैजान, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चलती रहती है। फिर नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ईरान देखने को मिलेगा। तो ये कैस्पियन सी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि कार्बन मार्केट से रिलेटेड इस बार का जो कॉप हुआ था, कॉप 29, उसमें क्या हुआ। एक्चुअली क्या है कि यहां पर एक ड्राफ्ट टैक्स निकाला गया था कार्बन मार्केट को लेकर अंडर आर्टिकल 6.2। मैं आपको बता दूं, एक्चुअली अगर आप देखोगे तो यहां पर आर्टिकल 6 और 6.2 है अंडर पेरिस एग्रीमेंट। 2015 वाला पेरिस एग्रीमेंट आपको पता ही होगा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो यहां पर आर्टिकल 6 कहता है दैट इट अलाउज कंट्रीज टू वॉलंटरी कोऑपरेट विथ ईच अदर, ताकि यहां पर जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम किया जा सके। और 6.2 बताता है कि एक प्रकार का जो कार्बन मार्केट है वो क्रिएट हो सकेगा। तो इसी के तहत फाइनली इस बार के कॉप में एक ड्राफ्ट टेक्स्ट निकाला गया था ताकि जो कार्बन मार्केट है उसको एस्टैब्लिश किया जा सके। लेकिन उसको लेकर बहुत ज्यादा बहस हो रही थी, डिबेट हो रहा था कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, एनवायरमेंटल जो इंटीग्रिटी होना चाहिए इसके अंदर वो यहां पर नहीं है। खैर, क्वेश्चन यहां पर यह भी आता है, देखिए सिंपल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, स्टैटिक पार्ट भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के अंदर कि कार्बन मार्केट एग्जैक्टली है क्या। ध्यान रखिएगा, इट इज जस्ट अ टूल फॉर पुटिंग अ प्राइस ऑन कार्बन एमिशन। कहने का मतलब यह है कि अक्सर आपने देखा होगा कि मान लो 2 इंडस्ट्री है, ठीक है,
दो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है। एक फैक्ट्री ऐसी है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, ग्रीन हाउस गैस काफ़ी ज़्यादा एमिट करती है, राइट, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट होता है। लेकिन वहीं दूसरी इंडस्ट्री है, उन्होंने सोलर पैनल्स वगैरह लगा रखे हैं, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो एक्चुअली एनवायरमेंट को सही रखने में और ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो इसमें होना क्या चाहिए कि जो इंडस्ट्री, जो पहली वाली इंडस्ट्री है जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी है, उसको पिनलाइज किया जाए, उनको ज़्यादा पेमेंट करना पड़े, और जो यहाँ पर एनवायरमेंट को बचाने में प्रोटेक्शन दे रही है, जो यहाँ पर मदद कर रही है, उनको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो कार्बन मार्केट क्या होता है? तो एक तरह से जो इंडस्ट्री, जो फैक्ट्री यहाँ पर ग्रीन आपका एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है, वो कार्बन सर्टिफिकेट जारी कर सकती है कि हमने यहाँ पर इतना ज़्यादा पल्यूट होने से बचाया, और अल्टीमेटली जो पहली वाली फैक्ट्री है उनको ये सर्टिफिकेट खरीदना होगा एक पर्टिकुलर पेमेंट में, एक पर्टिकुलर प्राइस में। तो ये जो एक्सचेंज होता है, इसी मार्केट को हम कहते हैं कार्बन मार्केट। आई होप आप समझ पा रहे होगे। और कार्बन मार्केट भी अगर आप देखोगे तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंप्लायंस मार्केट और दूसरा वॉलंटरी मार्केट। कंप्लायंस क्या होता है? ये कंपलसरी होता है स्टेट लेवल पर, आपका सेंट्रल लेवल पर, जब गवर्नमेंट यहाँ पर इंप्लीमेंट करती है और बोलती है इंडस्ट्रीज को आपको ये करना ही पड़ेगा, एक पर्टिकुलर फैक्ट्री इससे ज़्यादा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं कर सकती, अगर आप कर रहे हो तो आपको इसके लिए यहां पर कुछ पेमेंट देनी होगी, ठीक है। तो ये कंपलसरी होता है। फिर दूसरा होता है वॉलंटरी मार्केट, मतलब एक प्रकार से वॉलंटरी बेसिस पर होता है, जो कॉर्पोरेशंस वगैरह हैं। जैसे क्या है ना कि मान लीजिए अगर आप शेयर मार्केट में किसी पर्टिकुलर कंपनी में निवेश कर रहे हो, तो कई लोग ये भी देखते हैं कि क्या वो जो कंपनी है, जो लोग एनवायरमेंट की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, वो उसी इंडस्ट्रीज में निवेश करते हैं जो यहाँ पर पोल्यूशन कम कर रही है। तो वो भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इस तरह के दो मार्केट आपको देखने को मिलेंगे। तो रिसेंट डेवलपमेंट्स कार्बन मार्केट में क्या हुआ है कि यहाँ पर जो COP29 हुआ था, उसमें कोशिश ये की जा रही है कि सेंट्रलाइज्ड कार्बन मार्केट ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर बनाया जाए, ताकि पूरे दुनिया में ये जो कार्बन मार्केट है वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करे। और इसी के तहत भारत ने भी इनिशिएटिव लिया, और भारत का प्लान ये है कि जो कंप्लायंस और वॉलंटरी मार्केट, ये जो दोनों प्रकार के मार्केट है, उसको एक प्रकार से लॉन्च किया जा सके। और इसको देखते हुए हमारे देश में आपको पता ही होगा, एक एजेंसी है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, उन्होंने 5 एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद ICAR और स्टेट यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर। फिर इसके अलावा यहां पर एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि 2023 में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम ये आपका लॉन्च किया गया था। इसके कौन सी मिनिस्ट्री है वो ध्यान में रखना है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और इसका मेन मकसद यही है कि भारत में जो कार्बन मार्केट है, जिसमें जो एक्सचेंज होता है ना सर्टिफिकेट का, जो मैं आपको बता रहा था, वो यहां पर सही तरीके से हो सके। और इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाया गया, नेशनल लेवल पर कमेटी होगी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करेगा, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया। अलग अलग प्रकार का जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो इस स्कीम के तहत बनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, मे भी कहीं से कुछ क्वेश्चन आ सकता है, और इसीलिए यहां पर मैंने एक क्वेश्चन भी बनाया है, आप देख सकते हो। इनफैक्ट एक नहीं 2 क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिलेगा कार्बन मार्केट से रिलेटेड। और ये पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा। अगेन इसको ध्यान से पढ़िए ये दोनों क्वेश्चन को, और अगेन जो इसका आंसर है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, और इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं चाहें तो। खैर, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें प्लेसेस एंड न्यूज़ के बारे में, तो यहाँ पर 4-5 प्लेसेस, बेसिकली 3-4-5 प्लेसेस ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे पिछले साल। और अगेन ये आपको जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैपिंग वगैरह से रिलेटेड स्पेशली काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। कई बार वेटेज ज़्यादा हो जाता है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट मैपिंग का हो गया, राइट। तो कोई भी करंट जो इश्यूज चल रहा है उससे रिलेटेड जो मैप्स वगैरह हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो यहाँ पर जो सबसे एक इंपॉर्टेंट प्लेस काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था वो है आपका बाल्टिक सी। और कि ये क्यों चल रहा था? क्योंकि रशिया ने आरोप लगाया था यूक्रेन के ऊपर। आपको पता ही है रशिया यूक्रेन का वॉर चल ही रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आरोप ये लगाया था कि यूक्रेन ने ड्रोन के माध्यम से या फिर कैसे अलग अलग तरीके से जो गैस टर्मिनल है बाल्टिक पोर्ट पर, वहां पर हमला किया। मैं अगेन आपको थोड़ा सा मैप में समझाना चाहता हूं, इससे आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये है जो है आपका बाल्टिक सी, जो पूरा एरिया है ये बाल्टिक सी आ जाता है यहाँ पर, राइट। और ये बाल्टिक सी के इर्द गिर्द कौन कौन से कंट्रीज हैं ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज ध्यान से देखेंगे तो रशिया का भी पार्ट आता है, ठीक है। आपने देखा होगा एक तो ये छोटा सा प्लेस है जो घिरा हुआ है यूरोपियन कंट्री से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्लस यूरोप का ये वाला जो पार्ट है वो भी आपका बाल्टिक से टच करता है। तो यहाँ पर अच्छा, ये जो छोटा सा एरिया है कैलिनिनग्रेड, आपको पता होगा ये बोला जाता है। तो यहाँ पर जो रशिया के पोर्ट्स हैं
गैस टर्मिनल, वहां पर अटैक किया है यूक्रेन ने, ऐसा बताया गया। अच्छा, इसमें कौन कौन से कंट्रीज एक प्रकार से बॉर्डर करते हैं, ये अगेन आप मैप से समझेंगे तो काफ़ी आसानी होगी। डेनमार्क हो गया, जर्मनी, पोलैंड। अच्छा, ये जो 3 कंट्रीज हैं ये भी ध्यान रखिएगा, इसको बाल्टिक नेशंस कहा जाता है। ऊपर से अगर आप देखोगे तो एस्टोनिया, लैटविया और लिथुएनिया, राइट। फिर इसके अलावा रशिया तो है ही है, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। फिर अगर हम बाल्टिक सी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानना चाहें तो आप देख सकते हो, बताया जाता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट बॉडी ऑफ ब्रैकिश वाटर है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाल्टिक सी एक प्रकार से समुद्री हो गया ना ये पूरा, तो समुद्र का पार्ट है, ओशन का पार्ट है। तो ये बाल्टिक सी ब्रैकिश वाटर क्यों है? क्योंकि ब्रैकिश कहने का मतलब इसकी जो सैलिनिटी है वो एक्चुअली ओशन, जैसे अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, तो ये अटलांटिक ओशन आपको पता है ये इधर वाला है, तो अटलांटिक ओशन से कम यहाँ पर सैलिनिटी क्यों है? इसका मेन कारण यहाँ पर यह है कि इसके इर्द गिर्द जो कंट्रीज हैं वहाँ से बहुत सारे जो रिवर्स का पानी है, नदी का पानी है, वो इसमें आके गिरता है, जिसकी वजह से इसकी सैलिनिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉडी है ऑफ ब्रैकिश वाटर, और साथ ही साथ ब्रैकिश नेशंस वगैरह ये थोड़े से आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट मैपिंग के पर्सपेक्टिव से एक आपका टॉपिक है वो है आपका चबहार पोर्ट। चबहार पोर्ट आपको पता है काफी लंबे समय से न्यूज में रह रहा है, और इस बार एक्चुअली न्यूज में इसलिए है क्योंकि भारत और ईरान कोशिश ये कर रहे थे कि और 10 साल के लिए जो पैक्ट है भारत और ईरान के बीच में चबहार पोर्ट को लेकर, उसको एक प्रकार से डील की जाए। और चबहार पोर्ट, इसका लोकेशन अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हो ये ईरान रहा, और बेसिकली जो अरेबियन सी है वहां पर ये आपको पोर्ट देखने को मिलेगा, और ये ग्वादर पोर्ट के काफी नजदीक है जो पाकिस्तान वाला। और यहाँ पर कोशिश आपको पता है भारत ये कर रहा है कि पहले हमारी ये कोशिश थी कि जो अफगानिस्तान हो गया वहाँ पर एंट्री ली जाए, क्योंकि इधर पाकिस्तान आ जाता है तो वहाँ से जाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसकी वजह से हम चबहार पोर्ट के माध्यम से रेल रोड वाला जो पूरा रूट है वो बनाकर अफगानिस्तान में एंटर करें। अभी तो क्या है, तालिबान वहाँ पर आ चुका है, लेकिन अगेन भारत और तालिबान के जो संबंध हैं वो काफ़ी तेज़ी से बेटर हो रहे हैं। आपको याद ही होगा कि भारत और तालिबान के जो ऑफिशियल्स हैं वो एक साथ यहाँ पर मिल रहे हैं। भारत की तरफ से जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो आपका अफगानिस्तान में गए थे, तो उसको लेकर तेजी से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसलिए चबहार पोर्ट काफ़ी न्यूज़ में है। तो चबहार पोर्ट से रिलेटेड अगर मैं आपको फैक्ट्स के बारे में बताऊं तो एक तो ध्यान में रखना है कि ये मकरान कोस्ट पर आता है। फिर ये सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस जो है, ये वाला जो पूरा प्रोविंस है आपका ईरान का, वो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस कहते हैं। फिर इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, वो ये है कि जब चबहार पोर्ट की हम बात करते हैं ना, तो वो सिर्फ एक सिंगल पोर्ट नहीं है, ये बेसिकली 2 प्रकार के पोर्ट हैं। एक पोर्ट है आपका शहीद कलंतारी पोर्ट, और दूसरा है शहीद बेहस्ती पोर्ट। तो जो भारत को ऑफर किया गया ईरान के द्वारा पोर्ट डेवलप करने के लिए, प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए, वो ये वाला पोर्ट है, दूसरा वाला शहीद बेहस्ती पोर्ट। नेक्स्ट यहाँ पर क्योंकि हम चबहार पोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्वादर पोर्ट तो भूलिएगा मत गलती से भी, क्योंकि ग्वादर पोर्ट पे भी अक्सर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। और डेवलपमेंट भी क्या है कि देखिए पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में आपको पता ही रहता है कि आए दिन यहाँ पर बम ब्लास्ट होते ही रहते हैं। और ग्वादर पोर्ट आपको ध्यान में रखना है कि ये सीपेक का पार्ट है, चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरा बना है और बनाया जा रहा है, अभी डेवलपमेंट चल ही रहा है, तो ग्वादर पोर्ट पर आकर ये एंड होता है। लेकिन वहाँ पर रह रहे जो बलोच हैं, जो बलूचिस्तान से रिलेटेड जो पीपल हैं, वो इससे खुश नहीं है। उनका ऐसा मानना है कि एक प्रकार से चाइना और जो पाकिस्तान है वो उनका शोषण कर रहा है। यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत सारी जो चीज़ें पाई जाती हैं, पाकिस्तान वो ले लेता है, लेकिन स्पेशली जो पंजाब वाला प्रोविंस है वहाँ पर उसका इस्तेमाल करता है, और इससे यहाँ पर जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो उनको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो अभी लेटेस्ट खबर ये थी कि देखिए जो चाइनीज़ आर्मी है वहाँ पर, चाइनीज़ इंजीनियर्स हो गए, वो जो वहाँ पर हैं, कॉन्वॉय है, उसके ऊपर अटैक किया गया था, और इसी की वजह से काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था। तो ये ग्वादर पोर्ट की लोकेशन ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ इट इज़ अ डीप सी पोर्ट, ये ध्यान रखिएगा, अरेबियन सी के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम मैपिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें, वो है आपका रेड सी। देखिए रेड सी तो बहुत न्यूज़ में रहा है, एंड मुझे लगता है कि ये अगेन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेड सी क्यों न्यूज़ में है? अगेन ये आप मैप देखिए और आपको इसी से समझ में आ जाएगा। आपको याद होगा इजराइल का जो वॉर है अलग अलग देशों के साथ, चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह हो गया, ईरान के साथ है ही है, फिर इसके अलावा यहाँ पर सीरिया हो गया, फिर नीचे की तरफ अगर आप यमन देखोगे जो हौतीज़ हैं वहाँ पर, उनके साथ हो गया। तो इसकी वजह से इसके इर्द गिर्द यहाँ पर घिरा हुआ है ये जो रेड सी आप देख पा रहे हो। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट शिपिंग लाइन है ये। बहुत सारी शिप्स यहाँ से गुजरती हैं, मेडिटेरेनियन सी से आपका होते हुए रेड सी में एंटर करती हैं और अरेबियन
सी की तरफ ये निकलता है। इससे रिलेटेड जो गल्फ वगैरह है ध्यान में रखना है आपको, गल्फ ऑफ एडन यहाँ पर आता है, यमन के जस्ट नीचे वाला। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार रेड सी क्यों न्यूज़ में था। देखो एक तो न्यूज़ में यही था कि लगातार जो शिप्स वगैरह थे उनको डिफिकल्टी हो रही थी, तो बहुत की सारे कंट्रीज़ को यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स वगैरह ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में दिक्कत आ रही थी, तो लोगों को यहाँ पर अफ्रीका के नीचे से केप ऑफ गुड होप से होते हुए जो शिप्स हैं उसको गुजारना पड़ा था, तो कॉस्ट भी ज़्यादा आता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो अभी न्यूज़ में इसलिए भी था क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर एक मिशन लॉन्च किया था, एस्पाइट्स मिशन एस्पाइट्स, ताकि यहाँ पर रेड सी में जिस प्रकार से अटैक्स हो रहे थे हौतीस के द्वारा शिप्स के ऊपर, उसको रोका जाए। तो ये ध्यान में रखना है कि मिशन एस्पाइट्स किस चीज से रिलेटेड है, आपके एग्जाम में पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है। दैट इज यूरोपियन यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि जो शिप्स हैं उनको अटैक से बचाया जा सके। अच्छा, यहाँ पर कई लोग ये भी सोचते हैं कि आखिरकार इसका नाम रेड सी क्यों है, क्या ये हमेशा रेड होता है? देखो ऐसा नहीं है। रेड सी बेसिकली इसलिए आया है क्योंकि इसमें कलर चेंजेस ऑब्जर्व किए गए हैं। और क्यों? देखो ज्यादातर टिपिकली अगर आप देखोगे तो रेड सी आपका डीप ब्लू ग्रीन कलर में दिखता है नॉर्मली जो होना चाहिए, लेकिन आगे चलकर क्या है कि कई बार इसमें जो एल्गी है वो आपका ब्लूम कर जाता है, और जब ये एल्गी एक तरह से मरते हैं उसके बाद ये वाटर को रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो चेंज होता है ना कलर में रेड सी में, उसकी वजह से ये नाम रेड सी रखा गया है। अच्छा, इससे रिलेटेड जो बॉर्डर कंट्रीज हैं ये आपको ध्यान में रखना है। अगेन इसको साउथ वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, इस तरह से ध्यान में रखिएगा। अगर हम रेड सी की बात करें तो यहाँ पर एक तो ईस्टर्न साइड में अगर आप देखोगे तो सऊदी अरब, यमन, ये तो हो ही गया। फिर इधर से अगर हम जाएं तो यहाँ पर जुबौती है, फिर इसके अलावा अर्ट्रिया हो गया, इसके अलावा सूडान हो गया, इजिप्ट हो गया। तो ये सभी कंट्रीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है जो आपका रेड सी से होकर गुजरती हैं। उसके आसपास जो कंट्रीज हैं वो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं कि जो मैप के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में, वो है आपका गल्फ ऑफ टोंकिन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखिए यहाँ पर खबर क्या आई है। खबर यह है कि चाइना ने एस्टैब्लिश किया है बेस लाइन इन द गल्फ ऑफ टोंकिन, एंड एक्चुअली चाइना इसको बोलता है ब्यूब्यू गल्फ, बीबू गल्फ। ये आपको ध्यान में रखना है। अगेन ये है कहां पर? देखिए चाइना का ये मैप आप देख रहे हो, और साथ ही साथ ये जो आपका साउथ ईस्ट वाले जो कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट की जब हम बात करते हैं तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका वियतनाम। तो वियतनाम और चाइना से मिलकर ये बनता है गल्फ ऑफ टोंकिन। और यहां पर अगर आप देखोगे अगेन ये वाला पार्ट पूरा आपका चाइना हो गया इधर का, और ये आपका वियतनाम वाला पार्ट हो गया। तो वियतनाम के ईस्टर्न साइड में ये वाला जो है आपका, और आपको पता ही है कि इसको कहा जाता है साउथ चाइना सी। तो देखिए आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो गल्फ ऑफ टोंकिन है वो कौन से सी का पार्ट है, या फिर कौन से दो देशों के साथ बॉर्डर टच होता है इसका गल्फ ऑफ टोंकिन का। तो ये आपको ध्यान में रखना है, चाइना और वियतनाम। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये हो जाती है कि ये आखिरकार न्यूज क्या आई है। चाइना ने एस्टैब्लिश किया है बेस लाइन इन द गल्फ ऑफ टोंकिन। बेस लाइन बेसिकली जो यूएन क्लॉज है 1982 का, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, आपको पता होगा। तो इसके तहत यहां पर जो बाउंड्रीज हैं टेरिटोरियल वाटर्स की और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की, वो डिफाइन की जाती हैं। देखो क्या होता है, मान लो ये कोई कंट्री है, उस देश की जो बाउंड्री लैंड खत्म होता है वहां से कितना एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, आपको पता ही होगा 200 नॉटिकल माइल्स। लेकिन प्रॉब्लम कई बार कब हो जाता है, जब यहां पर दो देशों एक प्रकार से एग्री नहीं कर पाते। जैसे कि यहां पर आप देख ही रहो, ये चाइना हो गया और यहां पर वियतनाम हो गया। तो वियतनाम कहता है कि ये एरिया हमारा है, वहीं चाइना कहता है नहीं ये हमारा होगा। लेकिन फाइनली चाइना ने एग्री किया और उन्होंने जो अपनी बेस लाइन है, जो बाउंड्री है, उसको एक प्रकार से डिफाइन की है। तो इसी की वजह से ये जो गल्फ ऑफ टोंकिन है वो काफी न्यूज में चल रहा था। अच्छा, जो एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर एक रेड रिवर है। रेड रिवर क्या है? बेसिकली जो आपका चाइना हो गया और वियतनाम हो गया, ये दोनों देशों से होकर गुजरता है और ये गल्फ ऑफ टोंकिन में जाकर गिरता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो एक और इंपॉर्टेंट प्लेस है जो मैपिंग के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेरियन गैप। ये डेरियन गैप एग्जैक्टली है क्या? देखिए मैं आपको मैप में पहले समझाता हूँ। आपको पता होगा साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो यहाँ पर ये बेसिकली लैटिन अमेरिकन कंट्रीज इनको कहा जाता है। आपको पता होगा कैरिबियन कंट्रीज आपको देखने को मिलते हैं इधर। तो ये है आपका पनामा और ये है आपका कोलंबिया। तो यहाँ पर जो कोलंबिया और पनामा को जोड़ता है, ये जो गैप यहाँ पर है, इसी को कहा जाता है डेरियन गैप। और आपको पता ही होगा कि इस साइड आपका आ जाता है अटलांटिक ओशन, इस साइड आप जाता है आपका
पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि आपको पता होगा इलीगल इमिग्रेशन को लेकर काफ़ी चर्चा हुई है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उनका जो पूरा कैंपेन था इलीगल इमिग्रेशन नहीं होगा, आपको पता ही है इस तरह से लगातार वो बयान देते जा रहे हैं, अलग अलग कदम ले रहे हैं कि यहाँ पर जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है उसका भी अलग मुद्दा है। तो बेसिकली क्या है, बताया जाता है कि ये जो डेरियन गैप है एक बहुत बड़ा पॉइंट बन गया है जहाँ से दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इलीगल इमिग्रेशन होती है, बॉर्डर क्रॉसिंग बन गया है इलीगल इमिग्रेशन के लिए। तो यहाँ से लोग क्रॉस करते हैं और इधर आते हैं और अल्टीमेटली उधर ऊपर होते हुए मैक्सिको होते हुए अमेरिका की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली जो नदर्न कोलंबिया और जो सदर्न पनामा है उसको कनेक्ट करता है, और ये जो एरिया है, जो रीजन है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट ह्यूमिड कंडीशंस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव स्वैम्प्स आपको देखने को मिलेंगे, लो माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो डेरियन गैप हो गया। और देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए, उसी से रिलेटेड लगभग 3 MCQs यहाँ पर आप सभी के लिए लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं अगेन आपको ब्लू लाइन, डेरियन गैप, रफाई सबको कनेक्ट करना है और बताना है कौन से करेक्ट हैं, क्या है। फिर अगेन ये भी आपका मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, रेड सी से कौन से कंट्रीज जुड़ते हैं, बाल्टिक सी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप इस पूरे वीडियो को एंजॉय कर पा रहे होंगे। हर टॉपिक के बाद मैंने कोशिश किया है कि आपको इस तरह के MCQs भी प्रोवाइड किया जाए ताकि आप और क्लैरिटी ले सकें। अगेन मैं आपसे कहूँगा कि ये जो MCQs के जो आंसर्स हैं, ध्यान रखिएगा, हमारा जो PDF है उसको ज्वाइन कर, जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है और जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलते रहते हैं। अगेन इसमें आपको टाइप करना है अंकित अग्रवाल ऑफिशियल, AGRAWL ऑफिशियल, और आप उनसे सोशल मीडियाज वगैरह पे तो कनेक्ट कर ही सकते हैं। वहाँ पर भी मैं अलग अलग जो MCQs हैं वो एक तरह से प्रोवाइड करता रहता हूँ। अच्छा, जाने से पहले अगेन आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2026 और 27 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, प्रतिज्ञा बैच, डोंट मिस दिस। देखिए इसमें होता क्या है कि इस बैच को अगर आप लेते हो तो यहाँ पर अगर आपका सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक हो जाता है तो पूरा का पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाता है। अगेन हर मंथ यहाँ पर टेस्ट होते हैं जिसमें आपको 11,000 रुपीज़ का कैश रिवॉर्ड मिलता है। यूज़ दिस कोड अंकित लाइव ताकि इस बैच को आप सबसे कम दाम पर ले सकें, और अलग अलग टाइम पर बैचेस लॉन्च होते रहते हैं। कभी भी आप लोगे, आप वेबसाइट पर जाओगे, कमेंट सेक्शन में देखोगे तो वो आपको बैचेस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी मदद हुआ होगा, और ये पार्ट 1 था, और अगले दिन जो है हम यहाँ पर लगातार पार्ट 1, 2, 3 लगातार आपको वीडियोस जो है हमारे मिलते रहेंगे। होप टू सी यू गाइस सून इन द क्लास एंड थैंक यू सो मच। हर रात को नींद में भी यूपीएससी प्रीलिम्स के टॉपिक्स घूम रहे हैं। 6000 प्लस पेजेस, 100 प्लस बुक्स, कहां से शुरू करें कहां खत्म। मैं समझता हूं आपकी स्ट्रगल को क्योंकि मैंने खुद फेस की है, इसलिए मैंने निकाले हैं वो 100 टॉपिक्स जो यूपीएससी को सबसे ज़्यादा पसंद हैं। टॉपिक्स जो बार बार रिपीट होते हैं, टॉपिक्स जो रैंक डिसाइड करते हैं। 11 बजे से सिर्फ लक्ष्य पर 10 वीडियोस, 100 गेम चेंजिंग टॉपिक्स, एक क्लियर स्ट्रैटेजी, क्योंकि सिलेक्शन का पहला स्टेप है स्मार्ट प्रिपरेशन। ज्वाइन मी अंकित अग्रवाल ऑन स्टडी IQ's लक्ष्य, India's biggest UPSC learning marathon, starting from January 27th, 11 AM.